गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एनिमल्स, जो पोएम है क्लास 10th में, और इसके राइटर हैं वाल्ट व्हिटमैन, जो कि एक अमेरिकन पोइट हैं। इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। एक्चुअली वाल्ट व्हिटमैन जो हैं, इन्होंने एक सीरीज़ ऑफ पोएम्स लिखा है जिसका नाम है लीव्स ऑफ द ग्रास। ओके, वहीं से एक सॉन्ग है इनका, उसी में एक सॉन्ग है जो कि जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग फॉर माई सेल्फ, इस टाइप का करके है। उसमें उन्होंने इस पोएम को एनिमल्स का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, एनिमल्स के बारे में हम लोग फर्दर स्टडी करते हैं, देखते हैं पोएम में इन्होंने क्या कहा है। पहले थोड़ा सा जानते हैं वाल्ट व्हिटमैन के बारे में। इनका जन्म 31 मई 1819 को हुआ था। 31 मई 1819 को हुआ था और इनकी डेथ जो हुई है 26 मार्च 1892 में। ओके, चलते हैं आगे, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वाल्ट व्हिटमैन वॉज एन अमेरिकन पोइट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट। वाल्ट व्हिटमैन जो हैं वो एक अमेरिकन पोइट थे, एसेइस्ट थे और जर्नलिस्ट। एसेइस्ट का मतलब होता है निबंध लेखक। निबंध भी लिखते थे ये, पोएम्स भी लिखते थे। और जर्नलिस्ट का मतलब होता है जो मैगजीन वगैरह लिखते हैं। ओके, a humanist, he was a part of the transition between transcendentalism and realism. Okay, incorporating both views in his works, Whitman is among the most influential poets in American canon. अमेरिका में ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोइट थे, बहुत ही इनका प्रभाव था, प्रभुत्व था, बहुत ही फेमस पोइट हम कह सकते हैं। इनके पोएम्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा अमेरिका में। ओके, ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ द फ्री वर्स। पोएम का एक टाइप होता है फ्री वर्स, स्पेशली ये फ्री वर्स के लिए जाने जाते हैं, या फिर यूं कहें कि फादर ऑफ फ्री वर्स के रूप में वाल्ट व्हिटमैन को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। एडिशनल पॉइंट्स टू रिमेंबर। पोएम के बारे में थोड़े कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं कि ये पोएम कौन है, कहाँ से ली गई। जैसे मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, द पोएम एनिमल्स इज फ्रॉम his work Song of Myself in Leaves of Grass. Song of Myself, Leaves of Grass. The poem Animals is from his work. उनका एक वर्क है Song of Myself, ये एक सॉन्ग टाइप में इन्होंने लिखा है। और Leaves of Grass ये इनका कलेक्टेड पोएम्स की एक सीरीज है। ओके, तो उसी में एक सॉन्ग है Song of Myself, उसी सॉन्ग के अंतर्गत ये पोएम लिखी गई है एनिमल्स। वाल्ट व्हिटमैन हैज शोन द कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। यहाँ पर इस पोएम में एक कंपैरेटिव स्टडी की गई है ह्यूमन बिहेवियर की और एनिमल्स के बिहेवियर की। मनुष्य का व्यवहार और जानवरों के व्यवहार में यहाँ पर अंतर दिखाया गया है। He has pointed out the evils present inside the human brain which he thinks animals don't have. यहाँ पर ये दिखाया गया है कि एनिमल्स और ह्यूमन दोनों के ब्रेन में क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ हैं। एनिमल का ब्रेन अभी भी उतना ही प्योर है जितना कि शुरुआत से था। ह्यूमन के बारे में बोला गया कि एविल्स, यहाँ पर एक शब्द आया है, एविल्स का मतलब होता है बुराई या फिर बुराइयाँ। मनुष्य के दिमाग में जो बुराइयां आ गई हैं वो पहले थी या नहीं थी, इसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। और दोनों में ये बताया गया है कि किसके ब्रेन में, किसके दिमाग में कितनी अच्छाइयाँ हैं, कैसे क्या दोनों के व्यवहार में अंतर है, ये सब एक्सप्लेन किया गया है इस पोएम में। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मोटिवेशनल चीज़ें इसमें आती हैं। नेम ऑफ सम एनिमल्स, तुम्हें कुछ अपने आप पॉइंट आउट करना। ये पॉइंट्स हमने 3-4 नोट किए हैं जिससे कि तो आपको सेल्फ वर्क करना है, थोड़ा खुद से वर्क करना है। पेपर पेन ले लेना, उसमें नेम सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के नेम लिख लेना। व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स, फिर एनिमल्स को कैटेगराइज करना, कौन किस कैटेगरी में आता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ दीज एनिमल्स, हु इज द एपेक्स ऑफ द एनिमल किंगडम, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस एनिमल। इस टाइप से एनिमल्स के जो एक एक करके एनिमल आप बनाएंगे उनका नेचर लिखना है आपको। लिखना नेचर अपने आप लिख कर देखना, ट्राई करके देखना, कोशिश करके देखना कि आप कुछ लिख पाते हो कि नहीं एनिमल्स के बारे में। चलो पोएम पढ़ते हैं। पोएम को स्टैंजा वाइज पूरा एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर, आप अच्छे से समझ लें।
मैं आपको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दूंगा जो स्टेंजा है, उसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन जो डिटेल्ड हमने यहाँ पर दिया है उसको आपको उसका मीनिंग हिंदी में बताऊंगा। ओके, ध्यान से सुनना है आपको पोएम को, एक बार सुने, दोबारा आपको ज़रूरत ना पड़े पोएम को समझने की, इतने अच्छे से सुनना है। तो सुनो। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-content. यहाँ पर आर छिप गया है, ये आर है, ठीक है। They are so placid and self-content. I stand and look at them long and long. यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहा है कि I think I could turn and live with animals. कह रहा मैं सोचता हूँ कि मैं एनिमल्स के साथ में रह सकता हूँ, क्योंकि they are so placid and so self कंटेंट, क्योंकि ये बिल्कुल शांत होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, और सेल्फ कंटेंट आत्मसंतोषी होते हैं, ये खुद में ही संतोष करके रहते हैं, इनको जो खाने को मिल जाता है उसी में ये संतोष कर लेते हैं, जो भी इनके पास होता है उसमें ये संतोष करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें देखा जाए कि कोई एक बहुत ही रिच पर्सन है, पैसे वाला है, उसके घर में जो जानवर रहते हैं, या कोई बहुत गरीब है उसके घर में जो जानवर रहते हैं, दोनों जानवर कोई शिकायत शिकवा नहीं कर पाते। उनके यहाँ बहुत अच्छा खाने को मिल रहा है और गरीब के यहाँ बहुत अच्छा खाने को नहीं मिल पा रहा है, फिर भी जानवर खुद में संतुष्ट रहते हैं। इसीलिए कहते हैं सो प्लेसिड, बहुत ही शांत, एंड सेल्फ कॉन्टेंट, और आत्मसंतुष्ट होते हैं, इनको किसी से कोई शिकायत नहीं होती है। आगे कह रहा है आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। कह रहा जब भी मैं कभी गुजरता हूँ या कभी मेरे सामने कोई जानवर आता है तो मैं उनको बड़ी देर तक देखता रहता हूँ, उनके व्यवहार को ऑब्जर्व करता हूँ, वो लोग कैसे व्यवहार करते हैं इतना अच्छा, कैसे अपने आप को शांत बनाए रखते हैं, कैसे ये लोग संतोष को प्राप्त कर लेते हैं, जो कि मनुष्यों के पास नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। अच्छा चलो पहले समझ लेते हैं इसका स्टेंजा, ये जो दिया गया है इसका एक्सप्लेनेशन ये आपको बता दे रहे हैं। द पोइट सेज दैट ही वांट्स टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। पोइट कहता है कि वो जानवरों की दुनिया में रहना चाहता है। हियर वी कैन से दैट द पोइट फाइंड्स द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स बेटर देन दैट ऑफ ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर ये कवि कहना चाहता है कि जो जानवरों की दुनिया है वो मनुष्यों की दुनिया से बेहतर है। He further says that he finds animals more peaceful than humans. वो आगे कहता है कि वो मनुष्यों से ज़्यादा जानवरों को शांति प्रिय पाता है। शांति में रहने वाला व्यक्ति, ये शांति में रहने वाला वो जानवरों को बताता है कि जानवर ज़्यादा शांति प्रिय होते हैं, वो शांत माहौल में रहते हैं। He says so because animals are not running after worldly things like human beings. वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जानवर जो हैं सांसारिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते, जैसा कि मनुष्य सांसारिक चीज़ों के पीछे भागता रहता है, लेकिन जानवर नहीं भागते। They are calm and have no greed for worldly things or any kind of achievements. वो एकदम शांत होते हैं और उनको कोई लालच नहीं होता है सांसारिक चीज़ों का और या फिर सांसारिक उपलब्धियों का, कोई लालच नहीं होता जानवरों को। They are self-content means they are happy with life and never interfere in the lives of others. वो सेल्फ कॉन्टेंट होते हैं। सेल्फ कॉन्टेंट का मतलब होता है कि आत्मसंतुष्ट होते हैं, उनको जो भी खाने को मिल जाता है उसी में संतोष कर लेते हैं और खुश रहते हैं अपनी लाइफ में। दूसरों की लाइफ में, दूसरों के जीवन में कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं। Humans have the habit of interfering in the lives of others. अच्छा, मनुष्यों का ये स्वभाव होता है कि दूसरे की जिंदगी में दखल देना। कोई खुश है तो उसको ये परेशानी होगी कि ये खुश क्यों है, कोई परेशान है तो उसको ये देख करके खुशी मिलेगी, चलो हम खुश हैं वो परेशान है, वाह क्या बात है, ठीक है ना। ये स्वभाव मनुष्यों का होता है, ना कि जानवरों का। ओके, आगे देखते हैं। इसीलिए कवि जो है जानवरों को ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि वो किसी से नफरत नहीं रखता, किसी से कोई जलन नहीं रहती, समान भाव से सबके साथ रहते हैं जानवर। ओके, सो द पोइट थिंक्स दैट एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस फॉर बीइंग काम एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन द मैटर्स ऑफ अदर्स। इसीलिए कवि जो है जानवरों को ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि वो शांत रहते हैं और किसी के मैटर में कोई दखलंदाजी नहीं करते हैं। द पोइट फर्दर सेज दैट दीज आर द रीजन्स वाई ही स्टैंड स्टिल एंड लुक्स एट द एनिमल्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसीलिए कवि कहता है कि यही कारण है कि मैं जब भी किसी जानवर को देखता हूँ या जानवरों को देखता हूँ तो मैं काफ़ी देर तक उनको देखता रहता हूँ। ओके, यहाँ पर कुछ डिवाइसेस बताए गए हैं, जैसे कि इसमें कौन सी
डिवाइस है। कभी कभी पोएम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार, ठीक है। एसोनेंस दिखाया गया। एसोनेंस एक अलंकार होता है जिसमें रिपीटिशन ऑफ द वोवेल साउंड दिखाया जाता है। एसोनेंस और कॉन्सोनेंस दो टाइप के अलंकार होते हैं। एसोनेंस रिपीटिशन ऑफ द वोवेल साउंड दिखाता है और कॉन्सोनेंस रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड दिखाता है। और एक और होता है इसमें एलिट्रेशन आता है। एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड, ठीक। हमें भी एसोनेंस देखना है। देखो एसोनेंस में वोवेल साउंड, वोवेल साउंड हमारे कितने होते हैं? 5 वोवेल वर्ड्स हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू, ये होते हैं ना 5। ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 जो लेटर्स हैं, सॉरी, जो हमारे 5 लेटर्स हैं ए ई आई ओ यू, यही तो होते हैं हमारे वोवेल। ओके, तो वोवेल का रिपीटिशन जो होता है ये एसोनेंस में दिखाया जाता है। देखो आई में आई तो है ही है, थिंक में आई फिर से, लिव में आई, ई, विद, एनिमल्स, यहाँ पर सब में जो है रिपीटिंग बराबर बराबर जो है आई रिपीट हो रही है। ओके, रिपीटिशन यूज ऑफ द वर्ड लॉन्ग। ओके, अच्छा, रिपीटिशन होता है कि पुनर्प्रवृत्ति करके जो अलंकार होता है, बार बार आवृत्ति होती रहती है चीज़ों की। ये लॉन्ग में है क्योंकि लॉन्ग 2-3 बार रिपीट हुआ होगा, यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग। ओके, ऐसे ही देख लो एनाफोरा। अच्छा, एनाफोरा भी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। ओके, एनाफोरा में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर आई है, आई थिंक, जो स्टार्टिंग ऑफ द पोइम होता है, स्टार्टिंग ऑफ द लाइन होता है, स्टार्टिंग का पहला अक्षर वही कई कई लाइनों में रिपीट हो जाता है। आई थिंक, आई कुड, आई से स्टार्ट हुई पहली लाइन और फिर थर्ड लाइन फिर से आई स्टैंड एंड लुक, आई से स्टार्ट हुई, तो इसको अनाफोरा बोलते हैं कि जो पहला लेटर है किसी भी लाइन का, पहला अक्षर दूसरी तीसरी लाइन या कई कई 2-3 लाइनों में लगातार वो रिपीट होता है, तो उसको अनाफोरा बोला जाता है। आई वर्ड यूज एट द स्टार्ट ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव लाइन्स, यहाँ पर देखो दिखा भी दिया गया है। ओके, चलो दूसरा स्टैंजा पढ़ते हैं पोएम का। स्टैंजा 2, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। स्वेट एंड वाइन, वाइन का मतलब होता है कोई शिकायत करना या फिर कोई कंप्लेन करना। ओके, यहाँ पर हम देख लेते हैं। स्वेट का मतलब पसीना बहाना और वाइन का मतलब कंप्लेन करना, अपने दुखों में किसी से शिकायत करते हैं कि हमारी किस्मत ऐसी क्यों है, ये है वो है, ऐसा वो किसी से शिकायत नहीं करते। देखते हैं क्या है। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। जानवरों की कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, सुख में हो या दुख में हो, कुछ भी हो, वो किसी से अपनी हालत के बारे में जिक्र नहीं करते, चिल्लाते नहीं हैं, अपनी परेशानी को दूसरों पर कहते हुए नहीं फिरते हैं। ओके, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। वो कभी भी रात में जब सोते हैं ना, सोने के टाइम लोग जाते हैं, तो मनुष्य जो होता है, मनुष्य रात में जो भी कभी उसने कोई बुरे काम कर दिए हैं, तो वो रात में जाएगा, अब सोने के लिए जाएगा तो उसे नींद नहीं आएगी, सोचता रहेगा अरे मुझसे ये बड़ा बुरा काम हो गया, ये तो बहुत गलत हुआ मुझसे। तो रात में कई बार ऐसा होता है घंटों तक वो नींद नहीं आती, उसको सोचता रहता पड़ा पड़ा। लेकिन जानवरों के पास ये कुछ नहीं होता। जानवर लोग इन सबसे फ्री रहते हैं, एनिमल्स जो हैं इन सबसे फ्री रहते हैं। उनसे अगर कभी कोई गलत काम हो भी गया तब भी वो कुछ नहीं सोचते उसके बारे में। पहली बात, उनसे कोई गलत काम होता नहीं है जनरली, ठीक है। अगर कुछ हो भी गया तब भी उसका वो पश्चाताप नहीं करते। कभी भी रात में वो जागते हुए नहीं लेटते। ओके, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। कभी भी जानवर आपसे बार बार ये कह करके कि ईश्वर के प्रति आपका जो भी कर्तव्य बनता है उसको करते रहो, तुम्हें ईश्वर के लिए ये करना है, धार्मिक प्रपंच जानवर नहीं पालते, ये इंसान ही पालते हैं। ओके, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी असंतुष्ट नहीं होता, सभी संतुष्ट रहते हैं अपनी लाइफ में। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग, और कोई भी एक भी जानवर ऐसा नहीं होता है जो, मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स का मतलब होता है, मैनिया का मतलब होता है एक सनक या फिर पागलपन टाइप का। किस चीज का? ओनिंग थिंग्स, चीजों को संग्रहित करना, चीजों को अपने नाम करना, चीजों को अपने अंडर में करना, मतलब बहुत सारी चीजों को कलेक्ट करके रखना, अपने पास रखना, अपना स्वामित्व कर लेना बहुत सारी चीजों पर। ऐसा जानवरों में
नहीं होता है। वो कोई भी चीज कलेक्ट करके नहीं रखते, इकट्ठे करके नहीं रखते। कोई भी चीज वो, जैसे कि आदमी है तो उसके पास अगर पैसे हैं तो वो कोशिश करेगा कि सारा पैसा हमारे पास और बढ़ जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए, इस टाइप से बहुत सारा पैसा वो इकट्ठा करना चाहेगा। जानवरों के पास इससे कोई नहीं मतलब है। उनके पास खाने के लिए आप अगर जो उसकी चन्नी होती है जिसमें खाना दिया जाता है, तो उनको अगर आप जितना वो खाएंगे उससे आप 3 गुना ज़्यादा डाल देंगे तब भी वो साइड में पड़ा रहेगा, वो उसको यूज़ नहीं करेंगे, केवल उतना ही खाएंगे जितना उनको ज़रूरत है, वो इकट्ठा करके कुछ नहीं रखते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका जो एक्सप्लेन है, द पोइट सेज दैट अनलाइक ह्यूमंस एनिमल डोंट कंप्लेन ऑफ एनी माइजरी। मनुष्यों की तरह जानवर कोई भी कंप्लेन नहीं करते, कोई शिकायत नहीं करते कि वो बहुत ज़्यादा दुख में हैं। इसकी वो शिकायत कभी किसी से नहीं करते। दे नेवर क्राई आउट लाउड लाइक ह्यूमंस डू। जैसा कि मनुष्य करते हैं, जब उन पर कोई दुख विपत्ति आती है तो खूब परेशान होते हैं, लोगों को खूब दिखाते हैं और मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ी परेशानियों से गुजर रहा हूँ, ये सब दिखावा करते हैं। लेकिन जानवर कुछ दिखावा नहीं करते। टू शो वॉट दे हैव लॉस्ट, उनका क्या लॉस हुआ या उन्होंने क्या गेन करना था वो गेन नहीं कर पाए, ऐसे जानवरों में कोई चीज नहीं होती है। दे नेवर स्टे अवेक इन द नाइट, वो रात में कभी नहीं जगते। क्राइंग इन रिपेटेंस फॉर देयर रॉन्ग डूइंग्स, ऑनिंग थिंग्स। ओके, ये तो अच्छा ठीक है। दे नेवर, कहाँ पर पहुंचे थे, दे नेवर स्टे अवेक इन द नाइट क्राइंग इन रिपेंटेंस फॉर देयर रॉन्ग डूइंग्स। वो रात भर कभी नहीं जगते, रात में कभी भी नहीं जगते। जो भी उनसे अगर कोई गलती हो गई है उसके लिए परेशान होकर के वो रात में नहीं जगते। दिस मीन्स दैट एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज दे डोंट शो एंगर और ग्रीफ इफ समथिंग रॉन्ग हैपन्स विद देम। इसका मतलब ये होता है कि मनुष्यों के और जानवरों के स्वभाव में काफ़ी अंतर होता है। अगर उनके साथ कभी कुछ अच्छा या बुरा हो गया तब भी वो उस पर गुस्सा या फिर दुख व्यक्त नहीं करते अपना, ना ही उनको गुस्सा आता है ना ही वो उस पर दुख व्यक्त करते हैं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता उनके साथ में। ही फर्दर सेज दैट एनिमल्स आर वेरी ट्रूथफुल बिकॉज दे नेवर चीट देयर गुड डीड्स। सॉरी, लेट मी चेक व्हाट इज हियर। ये एक्चुअली यहाँ पर कुछ था तो वो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पर क्या था। ओके, फिर से देख लेते हैं। नेवर बोस्ट ऑफ, हाँ ठीक है, एनिमल्स आर वेरी ट्रूथफुल बिकॉज दे नेवर बोस्ट ऑफ देयर गुड डीड्स डन इन द नेम ऑफ गॉड। अच्छा, वो आगे पॉइंट कहता है कि जानवर जो हैं बड़े ट्रूथफुल होते हैं, बड़े सत्यवादी होते हैं, मतलब बिल्कुल ही वो सच्चाई पर चलते हैं, क्योंकि कभी भी अगर उन्होंने कुछ भी किया है अच्छा तो ईश्वर का नाम लेकर के वो बहुत ज़्यादा बूस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डींगे मारना, लंबी लंबी फेंकना, ऐसा नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करते हैं। ही फर्दर सेज दैट ओके, नेम ऑफ गॉड, ही सेज सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स डू दिस। कभी ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। कैसा करते हैं कि वो अगर थोड़ा सा भी काम कर दिए तो वो खूब सबको बताते हुए घूमते हैं कि हाँ हमने आज ये काम किया, हमने आज उनकी हेल्प की, हमने उनकी हेल्प की। क्योंकि टाइम चल रहा है सोशल मीडिया का, लोग जरा सा कोई काम करते हैं तो उसको फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, देखो आज मैंने लोगों की हेल्प की, देखो आज मैंने उनको 100 रुपये का ये डोनेशन कर दिया। अरे भाई क्या ज़रूरत है यार, आप किसी की मदद कर रहे हो, देन गॉड इज सीइंग एवरीथिंग। ईश्वर तो सब कुछ देख रहा है ना। इफ़ यू आर एक्सेप्टिंग दैट गॉड इज हियर, अगर आप मानते हो कि ईश्वर है तो फिर ईश्वर में भरोसा रखो, लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है। ठीक है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं, जानवर ऐसा नहीं करते। दे ट्राई टू शो देयर गुड डीड्स एंड रिलीजियसनेस टू अदर्स। वो मनुष्य दिखाना चाहता है अपने गुड डीड्स कि हमने हाँ अच्छा काम ये किया है, ये दिखाता है वो, और अपना धर्मवाद अपना दिखाता है कि हाँ हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, हमने ऐसा किया। दे डू सो इन ऑर्डर टू गेन पॉपुलैरिटी अमंग देयर फेलोज। वो अपने फेलोज का मतलब साथी, मित्र या सोसाइटी के लोग, उनके बीच में अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, मतलब उनके बीच में मशहूर होने के लिए, उनके बीच में पॉपुलर होने के लिए व्यक्ति ऐसा करते हैं, अपना खूब बढ़ा चढ़ा के अपनी चीज़ें दिखाते हैं। सो द पोएट थिंक्स दैट एनिमल नेवर इरिटेट हिम बाय डूइंग सच थिंग्स जस्ट टू गेन से सम प्रेज फ्रॉम देयर फेलो पीपल।
अच्छा, तो पोइट कहता है कि जानवर यहाँ पर मनुष्य से बेटर हैं, क्योंकि जानवर ऐसा कुछ नहीं करते लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में अपने आप को मशहूर करने के लिए, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, लोकप्रिय बनाने के लिए ये काम जानवर नहीं करते हैं। ही फील्स दैट द एनिमल्स आर नॉट डिससेटिस्फाइड लाइक ह्यूमंस। वो कहता है कि जानवर मनुष्य के जैसे असंतुष्ट नहीं रहते। दे स्टे हैप्पी विद वट एवर दे हैव। वो खुश रहते हैं उन सब चीज़ों के साथ में जो कि उनके पास है। जानवरों के पास जो भी होता है वो उसी में खुश रहते हैं। दे नेवर रन बिहाइंड वर्ल्डली थिंग्स। सांसारिक चीज़ों के पीछे जानवर कभी नहीं भागते। दे नेवर ट्राई टू पॉसेस थिंग्स ऑफ कंफर्ट और लग्जरी। वो कभी भी जो लग्जरी की चीज़ें हैं, जो बहुत ही ज़्यादा शान शौकत की चीज़ें हैं, उनको इकट्ठा करने की, अपने आप को कंफर्ट देने के लिए उनको इकट्ठा करने की कोशिश वो कभी नहीं करते। He says that none of them is mad behind owning the worldly things। वो कहता है कि कोई भी जानवर जो है, कोई भी इन सब चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए पागल नहीं रहता। इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, अपने पास सब कुछ रख लेने के लिए कोई भी जानवर पागल नहीं रहता। सारे जानवर आराम से सुकून से जीते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर। थर्ड स्टेंजा पे चलते हैं, देखते हैं थर्ड स्टेंजा में क्या बोला गया है। Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me, and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. Okay, now let's explain the poem. Not वन नील्स टू अनदर, कहने का मतलब ये है कि जानवर कभी, एक जानवर दूसरे जानवर को झुक करके प्रणाम नहीं करता, मतलब किसी को झुकता नहीं है। सारे जानवर एक जैसे समान भाव से रहते हैं। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। अपने ही समान प्राणी, मतलब कोई वो जानवर जो कि कई हजार साल पहले रहा होगा कोई जानवर, और वो जानवर अब लोगों के लिए सम्मानित बन गया है, ऐसा कुछ जानवरों में नहीं होता है। जैसे कि मनुष्यों में होता है कि अशोक महान थे, रानी लक्ष्मीबाई महान थी, ये सब महान थे और आज पूजे जाते हैं, आज उनको बड़ा सम्मान दिया जाता है। जानवरों में ऐसा कुछ नहीं होता। वो महान थे, अपने टाइम रहे होंगे, आज सभी समान हैं। ओके, आगे देखते हैं। नन वन इज रिस्पेक्टेबल, कोई भी रिस्पेक्टेबल नहीं होता है, मतलब कोई भी ऐसा जानवर नहीं होता जिसको कि आपको सम्मान देना ही देना है, ऐसा कोई नहीं होता है। और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, और ऐसा भी कोई जानवर नहीं होता जो कि दुखी रहता हो, अनहैप्पी रहता हो। पूरी पृथ्वी पर कोई जानवर ऐसा नहीं होता जो कि दुखी रहता हो, अनहैप्पी हो। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो कह रहा है कवि कि जब भी मैं कभी इनको देखता हूँ या इनके पास से गुजरता हूँ या कभी भी मेरे सामने आते हैं तो वो अपना रिलेशन मुझे दिखाते हैं, अपना कंपैशन, अपना झुकाव मेरी तरफ, अपना अफेक्शन, अपना लव, अपना प्रेम मेरी तरफ जब दिखाते हैं तो मैं उसको एज इट इज एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वो मुझे मेरा अपना होने का एहसास दिलाते हैं। दे एविंस, वो शो करते हैं क्या, देम प्लेनली इन देयर पोजीशन, जिस भी स्थिति में हैं वो, जो भी उनके पास है, उनके पास क्या है, उनके पास है लव, अफेक्शन, ठीक है, ये प्लेनली एकदम साधारण रूप में वो हमको दिखाते हैं, अपना प्रेम स्नेह जो भी है एकदम सिंपल से भाव में वो दिखाते हैं और हम उसे स्वीकार करते हैं। चलो इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं, इसका जो एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है ये सब हम देख लेते हैं। Here the poet says that he has never seen any animal showing his devotion to anyone by bowing down front of the person। कह रहा है कि मैंने कभी नहीं देखा किसी जानवर को, एक जानवर दूसरे जानवर के सामने झुक करके उसको सम्मान दे रहा हो जैसा कि मनुष्य जाति करती है। ओके, दे नेवर डू सो इवन फॉर देयर एंसेस्टर्स, और ऐसा जानवर अपने एंसेस्टर का मतलब अपने पूर्वज, अपने पूर्वजों के लिए भी ऐसा नहीं करते, क्योंकि मनुष्य कर रहा है ना, लेकिन ये लोग नहीं करते। मनुष्य करता है कि भाई कोई जो ज़्यादा पैसे वाला है उसको, उसके सामने गरीब झुकता है। जानवरों में कोई अमीर गरीब नहीं होता, जानवरों में सब समान होते हैं, सबके लिए समान इज्जत होती है।
Okay, they do not show devotion towards God like humans do. They do not show devotion towards God like humans do. अच्छा, वो ईश्वर में भी इतना ज्यादा श्रद्धा भक्ति नहीं दिखाते जैसे कि मनुष्य दिखाता है अपनी. No one among them is more respectable or important. Okay, और इम्पॉर्टेंट एज वी हैव इन ह्यूमन सोसाइटी. करेक्ट, उनमें कोई भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल नहीं होता. उन जानवरों में ऐसा कोई नहीं होता जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हो या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जैसा कि मनुष्यों की सोसाइटी में होता है. ओके, इन ह्यूमन बीइंग्स रिच पीपल आर जनरली गिवन मोर इम्पोर्टेंस. ये लाइन देखो बहुत ध्यान से. कह रहा है कि जनरली ऐसा होता है कि मनुष्यों की सोसाइटी में, मनुष्यों की समाज में जनरली ऐसा होता है कि जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, जो धनवान लोग होते हैं, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है. ओके, ट्रीटेड विद मोर रिस्पेक्ट, उनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है एज कंपेयर टू द पुअर. पुअर की कंपैरिजन में, एक गरीब व्यक्ति की तुलना में एक पैसे वाले व्यक्ति को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है मनुष्यों की समाज में, मनुष्यों के समाज में. बट इन द सोसाइटी ऑफ एनिमल्स दे नेवर डू सो. लेकिन जानवरों के समाज में ऐसा कभी नहीं होता. जानवरों के समाज में सभी समान हैं. ऑल आर इक्वल. They never give more or less importance to any other animal. वो कभी भी किसी भी जानवर को कम या ज्यादा महत्व नहीं देते, सबको समान महत्व देते हैं. Everyone in the animal world is happy. जानवरों की दुनिया में सब खुश रहते हैं. They are not like human beings who find themselves the happiest or the saddest person on the earth. वो मनुष्य के जैसे नहीं होते हैं. कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने आप को हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड समझते हैं, संसार में सबसे खुशनसीब व्यक्ति समझते हैं अपने आप को. और कुछ ऐसे होते हैं जो सबसे बदनसीब अपने आप को समझते हैं इस संसार में. ठीक है, जानवरों में ऐसा नहीं है. जानवरों में कोई भी बदनसीब नहीं, सारे खुशनसीब हैं, सभी हैप्पी रहते हैं, सभी खुश रहते हैं. फर्दर द पोइट सेज दैट एनिमल्स आर मोर ऑनेस्ट इन शोइंग देयर रिलेशंस विद अदर एनिमल्स. करें, एनिमल्स जो होते हैं, कवि कहता है कि जो जानवर होते हैं बड़े ही ईमानदार होते हैं दूसरे जानवरों के साथ अपना संबंध दिखाने में. क्योंकि वो जानवरों के साथ जो अपना संबंध दिखाते हैं वो एकदम क्लियर रहता है उनका. जैसे कि शेर है, अन्य किसी जानवर के साथ उसका संबंध रहता है प्रे का, शिकार का, तो उसका क्लियर है कि किसी अन्य जानवर को अगर वो देखेगा तो शिकार करेगा. एकदम क्लियर है, वो छुपाते नहीं है कि हम तुम्हारा शिकार नहीं करेंगे, हम तुम्हारे बहुत खास हैं, जैसा कि मनुष्य करते हैं. बहुत खास बनेंगे आपके और फिर आपका शिकार कर देंगे. आपका शिकार करने का मतलब है कि आपको बिट्रे करेंगे, आपको धोखा देंगे. ये मनुष्यों की प्रवृत्ति है, जानवरों में नहीं है. जानवरों में अगर कोई किसी का शिकार करेगा तो वो खुल के करेगा. किसी को कोई प्रेम से रहेगा तो वो खुल के रहेगा. उनके प्रेम, स्नेह, धोखा और लड़ाई, उनमें कुछ भी छिपा नहीं रहता, उनका सब क्लियर रहता है. वो ऑनेस्ट होते हैं, फुल ऑनेस्ट. ओके, here he want to say that animals use other animals as their food and they never try to hide this. कह रहे हैं कि यहाँ पर वही बता दिया गया कि जो जानवर, एक जानवर दूसरे जानवर को अपने फूड के जैसे, अपने भोजन के रूप में यदि उसको स्थापित करता है या उसको मानता है कि हमारा भोजन है, तो फिर वो उसका शिकार करता है, इसमें छिपाता नहीं है कुछ. Whereas human beings show that they have nice and friendly relations with others, though the reality is opposite. जबकि मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य लोग कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी के साथ में दिखाते हैं कि हमारा बहुत अच्छा, बड़ा ही मित्रवत उनके साथ संबंध है, लेकिन वास्तविकता सेम उसकी अपोजिट होती है, उल्टी होती है. The poet says that he accepts the fact that animals are true towards showing their relations with other animals. यहाँ पर पोइट कह रहा है, कवि कह रहा है कि ये वास्तव में सच्चाई है कि जो जानवर होते हैं वो अपना जो रिश्ता होता है दूसरे जानवरों के साथ में उसको छिपाते नहीं है, एकदम क्लियरली दिखाते हैं. नेक्स्ट स्टैंजा चलते हैं, स्टैंजा नंबर 4, जो कि 2 लाइनें हैं लास्ट में, इसके बारे में देख लें. आगे जो कवि कहता है, आई वंडर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं. I wonder where they get those tokens. Tokens का मतलब होता है जो स्पेशल क्वालिटीज हैं. ओके, did I pass that way huge times ago and negligently drop them? कवि यहाँ पर कह रहा है, देखते हैं इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं. Do I wonder where they get those tokens. कह रहा है मैं आश्चर्य में पड़ता हूँ कि इनको ये गुण कहाँ से प्राप्त हुए. सच्चाई, अच्छाई, ट्रूथफुलनेस, ओके, ये सारे गुण जो हैं
लव, अफेक्शन, ये सारे गुण जो जानवरों के पास हैं ट्रूली हैं, सच्चाई से परिपूर्ण है, ये इनको कहाँ से गुण प्राप्त हुए? फिर कह रहा है डिड आई पास दैट वे, कह रहा है क्या शायद मैं भी उस रास्ते से गुजरा हूं जहां पर ये सारे गुण मिलते हैं, मेरे पास भी क्या कभी ये गुण रहे होंगे जिनको कि मैं नेग्लेक्ट करता रहा, उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने इन सब को खो दिया है, ये जो गुण थे उनको मैंने खो दिया है ध्यान न दे करके। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। At last the poet introspects himself and says that from where the animals got those qualities, those good qualities, कह रहा है कि अंत में कवि जो है इंट्रोस्पेक्ट करता है। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, अपने अंदर झांक करके देखता है, अपने बारे में सोचता है और कहता है कि एनिमल्स को ये क्वालिटीज़, ये अच्छी क्वालिटीज़ कहाँ से मिले, अच्छे गुण कहाँ से मिले। ही फर्दर क्वेश्चंस हिमसेल्फ दैट वेयर हिज ओन गुड क्वालिटीज़ आर गॉन, सोचता है कि मेरी खुद की जो अच्छी क्वालिटीज़ थी वो कहाँ चली गई। डिड ही लेफ्ट देम और हैड केयरलेसली लॉस्ट देम समवेयर, कह रहा है क्या मैंने उन जो अच्छी आदतें थी मुझ में मैंने उनको छोड़ दिया है, या केयरलेसली मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया अपनी उन आदतों को, धीरे धीरे करके मैंने उनको कहीं खो दिया। द क्वालिटीज दैट वर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स इन द पास्ट, लाइक कह रहा है कि जो मनुष्यों में अच्छाइयाँ, अच्छे गुण जो कि पास्ट में पाए जाते थे, वो गुण कौन कौन से थे? इनोसेंस, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस आर नाउ सीन इन एनिमल्स, कह रहा है कि जो पास्ट में भूतकाल में या फिर बहुत पहले समय में लोगों में ये गुण पाए जाते थे, मनुष्यों में इनोसेंस, इनोसेंस का मतलब होता है एकदम निश्चल, कोई किसी के बारे में कोई छल नहीं रखना मन में, निश्चल, दया से परिपूर्ण और ट्रूथफुलनेस और सच्चाई से युक्त, ये सब गुण मनुष्य को हुआ करते थे जो कि अब जानवरों में दिखाई देते हैं। मनुष्य ने उनको खो दिया अपने नेग्लिजेंस के चलते, अपने नकारात्मक रवैया के चलते। He wonders that humans gave up these qualities, वो आश्चर्य में रहता है कवि कि लोगों ने तो इनको छोड़ दिया, मनुष्य ने तो इन गुणों को छोड़ दिया है। And they have been passed on to the animals, और ये गुण एनिमल्स के लिए अब हो गए हैं। लोग तो इन गुणों से कोई लेना देना अपना नहीं रखते, लोगों ने छोड़ दिया अपने अच्छाई के गुणों को। ठीक है, इस तरह से ये हमने पैराफ्रेज वाइज मतलब जो है पैरा वाइज, पेस्टेंजा वाइज पोएम को एक्सप्लेन कर लिया है। एक्चुअली टाइम ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा लंबी खिंच गई है पोएम, तो मैं इन शॉर्ट थोड़ा सा और जल्दी करता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ी सी इसकी समरी देख लेते हैं, उसके बाद में पोएम को वाइंड अप करते हैं। देखते हैं सिनॉप्सिस मतलब समरी पोएम की क्या है, पोएम में क्या कहा गया है। In this poem, the poet expresses his will to go back in time and stay with animals as he thinks that they are far better than human beings. इस पोएम में कवि ये चाहता है कि वो फिर से वापस चला जाए जानवरों की दुनिया में और वहीं जानवरों के साथ में रहे, क्योंकि जानवर जो हैं मनुष्यों से बेहतर हैं आज के समय में। ह्यूमन बीइंग्स आर ग्रीडी एंड आर फुल ऑफ जेलस अगेंस्ट ईच अदर, मनुष्य जो है बहुत ही लालची हो गया है और एक दूसरे से बड़ा ही जलन वाला भाव रखता है। बट द एनिमल्स आर काम एंड सेल्फ कॉन्टेंट, लेकिन जो जानवर हैं बड़े ही शांत हैं और आत्मसंतुष्ट हैं, आत्मसंतोष में जीते हैं। दे आर हैप्पी विद व्हाट दे हैव, वो खुश हैं जो भी उनके पास है उतने में ही वो खुश हैं, जानवर जो हैं उतने में ही खुश हैं जितने कि उनके पास है। दे नेवर कंप्लेन अबाउट देयर मिजरीज एंड सोरोज, वो कभी भी अपने दुख और कष्टों में कोई भी उलाहना नहीं देते, कोई किसी से शिकायत नहीं करते कि हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि मनुष्य चिल्लाने लगता है, जरा सी भी प्रॉब्लम उस पर आई वो कहता है हे ईश्वर तुमने ये क्या किया, मेरे लिए ही सारी प्रॉब्लम्स आपने इकट्ठी कर दी और क्यों इतनी मुझे प्रॉब्लम्स दे रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। ये सब कुछ मनुष्य करता है, जानवर कभी नहीं करते, वो एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि दैट सुप्रीम पावर इज ओमनिसिएंट, वो जो एक दिव्य शक्ति है वो सर्वज्ञाता है, उसको सब कुछ पता है, उससे कभी कोई मिस्टेक नहीं होती। उसने जो भी हमें दिया है सोच समझ के दिया है, हम लोग उससे ज़्यादा टैलेंटेड तो है नहीं, तो फिर जो उसने दिया उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, है ना। जानवर कर रहे हैं लेकिन इंसान नहीं कर रहा है, इंसानों में जो अच्छाई क्वालिटीज़ थी वो सब चली गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
द ह्यूमन बींग्स ऑन द अदर हैंड कंप्लेन अबाउट देयर मिजरीज, मनुष्य जो है अपनी दुखों के बारे में, कष्टों के बारे में कंप्लेंट करता रहता है, शिकायत करता रहता है गॉड से। दे गिव इंपॉर्टेंस टू रिच एंड स्ट्रॉन्ग पीपल, स्टे रेस्टलेस बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग डूइंग्स एंड रन बिहाइंड द लग्जरियस थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। वो जो है ज़्यादा पैसे वालों को महत्व देता है मनुष्य, और हमेशा परेशान रहता है अपनी रॉन्ग डूइंग के लिए, जो भी गलत करता है उसके लिए वो परेशान होता है, और जो भी सांसारिक भौतिक चीज़ें हैं उनके पीछे हमेशा भागता रहता है। The animals are very honest about their relations and do not give preference to a particular class. जानवर जो हैं अपने रिलेशंस, उनके जो संबंध हैं उसके प्रति वो बहुत ही ऑनेस्ट रहते हैं, वफादार रहते हैं, और कभी भी किसी कास्ट, किसी भी क्लास विशेष को, किसी भी एक वर्ग के जानवरों को वो विशेष महत्व नहीं देते। उनके लिए सारे जानवर समान होते हैं। They lead a life which is full of honesty and less of greed and jealous. वो एक जिंदगी बिल्कुल ऑनेस्टी की, एकदम ईमानदारी की जिंदगी जीते हैं, ठीक है, जिसमें कि कोई जलसी नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है किसी से। द टोकन इज द की विच कैन ओपन द गेट ऑफ ईडन गार्डन। द टोकन, टोकन का मतलब यहाँ पर है लव एंड कंपैशन, प्यार और स्नेह जो होता है, ये एक चाबी है जिससे कि ईडन गार्डन भी खुल जाता है। ईडन गार्डन को माना जाता है स्वर्ग का द्वार, ठीक है, स्वर्ग का द्वार भी खुल जाता है इस कुंज, इस चाबी से, ठीक। दिस इज द की ऑफ लव एंड कंपैशन, वही बता दिया गया कि ये की जो होती है प्रेम और स्नेह की होती है। दिस की वॉज गिफ्टेड बाई गॉड टू ह्यूमन्स, ये की जो है, ये चाबी जो है मनुष्यों को भगवान के द्वारा दी गई थी। बट इग्नोरेंटली दे लॉस्ट दैट की एंड फॉरगॉट द बेसिक कमांडमेंट ऑफ लविंग एंड बीइंग लव्ड। लेकिन लोग इसको इग्नोर करते रहे, इसको जो है टालते रहे, अच्छी क्वालिटीज को अपनी यूज नहीं किए, अच्छी क्वालिटीज को नकारात्मक तरफ मोड़ते रहे, धीरे धीरे करके उन्होंने इस चीज को खो दिया। ये एक कहावत थी, लविंग एंड बीइंग लव्ड, मतलब प्रेम करो और प्रेम पाओ। ये जो है इन्होंने इस सिद्धांत को खो दिया, अब ना प्रेम करते हैं ना प्रेम उनको मिलता है, हमेशा टेंशन में रहते हैं बेचारे। So the poet wants us to introspect about the fast-paced life and the vices associated with it, and is asking us to be more human and lead the selfless life of animals, the quality which is becoming redundant among human beings. अच्छा, आगे जो है कवि चाहता है, कवि जो कह रहा है कि the poet wants to introspect, the poet wants us to introspect, कवि चाहता है कि हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करें, हम लोग देखें, अपने अंदर झांक करके देखें। द फास्ट पेस्ड लाइफ एंड द वाइसेस एसोसिएटेड विद इट, जो हमारी लाइफ बहुत ही फास्ट ट्रैक पर जा रही है, बड़ी तेजी से दौड़ती हुई जा रही है, और इससे संबंधित जो बुराइयां हैं उनको हम लोग देखें कि क्या बुराइयां आ रही हैं, इनको हम लोग दूर करें। एंड इट इज आस्किंग अस टू बी मोर ह्यूमन, और ये कह रहा है कवि कि हम लोग और मानवता अपने अंदर लेके आए, एंड लीड द सेल्फलेस लाइफ, और हम लोग स्वार्थ विहीन जिंदगी को जिए जिसमें कोई स्वार्थ न हो, ऑफ एनिमल्स, जानवरों की तरह। द क्वालिटी विच इज बिकमिंग रिडंडेंट अमंग ह्यूमन बींग्स, लोगों के बीच में एक क्वालिटी जो कि निरर्थक होती जा रही है, जो कि अदृश्य होती जा रही है, जो कि खत्म होती जा रही है, जो कि अच्छाई की क्वालिटी है, लव की क्वालिटी है, कंपैशन की क्वालिटी है, सम्मान देने की क्वालिटी है, लोगों के प्रति फेथफुल रहने की क्वालिटी है, जो कि हम लोगों से दूर होती जा रही है। ये सब हम अपने अंदर उत्पन्न कर पाएँ, फिर से इन सब को अपने अंदर समाहित कर पाएँ। इसलिए हमको पोइट और ज़्यादा हम लोगों को इस पोएम के माध्यम से प्रेरित करना चाह रहा है। ओके, यहाँ तक हमारी पोएम थी, जो कि बहुत अच्छी मोटिवेशनल पोएम है, जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है करके। ओके, थोड़ा सा एक मोटिवेशनल यहाँ पर स्पीच दिया गया है, या मोटिवेशन के लिए यहाँ पर 4 लाइनें ऐड कर दी गई जो कि पोएम से नहीं है। यहाँ पर दिखाया गया है कि जानवर कैसे एक दूसरे को लव से रखते हैं, कैसे प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते हैं, कोई भी स्वार्थ नहीं रखते अपने अंदर। देखो, आई थिंक समटाइम्स वी नीड टू टेक ए स्टेप बैक एंड जस्ट रिमेंबर वी हैव no greater right to be on this planet than any other animal. ओके, तो इस तरह से हमारा ये पोएम कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो। और बेटा, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं अच्छे से, तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहिए, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। ओके, मेरी कोशिश है कि आपको आपके एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस इस पे मैं कंप्लीट करा दूँ।
एग्ज़ाम से लगभग 2 महीने पहले ही मैं आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। आप इसको रिवीजन करते रहें, अपना अच्छे से इसको पढ़ते रहें। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 10 सक्सेसफुल रिजल्ट। अच्छे से सक्सेस प्राप्त करो, बढ़िया से लिखो, बढ़िया से तैयारी करो। जो कुछ कमियां रह जाएं तुम में अपनी प्रैक्टिस में, वो यहाँ पर लिख देना कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या आपको ये टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, ताकि मैं उस पर भी आपको एक अच्छा सा वीडियो दे पाऊँ। ओके, थैंक यू, गुड, हैव अ गुड डे, यू ऑल एन्जॉय द क्लास।